आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, कर्ज से कैसे निकला जाए। हाँ, ये एक ऐसी चीज है जिससे आजकल बहुत लोग जूझ रहे हैं। बिल्कुल। और आंकड़े भी काफी चौंकाने वाले हैं। आज कोशिश यही रहेगी कि कुछ ऐसे तरीके समझें जिनसे इस उलझन से बाहर आ सके, चाहे लोन छोटा हो या बड़ा। हाँ, और अक्सर पता है क्या होता है, लोन मिलते वक्त ईएमआई बहुत आसान लगती है। हाँ, एकदम। लेकिन जब टोटल हिसाब लगाते हैं ना, तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है, डरावनी भी हो सकती है। जैसे कोई उदाहरण? बिल्कुल। मान लीजिए किसी ने 7.5 लाख का लोन लिया 8% ब्याज पर। अब अगर वो 10 साल में चुका दें तो ब्याज बैठेगा करीब 36 लाख। ओके। पर वही लोन अगर 30 साल तक खींचा तो ब्याज पता है कितना? 1,32 लाख। बाप रे, लोन अमाउंट से कहीं ज्यादा तो ब्याज ही हो गया। एग्जैक्टली। तो असल प्रॉब्लम लोन उतना नहीं है जितना उसका ब्याज है, वही असली दुश्मन है। ये बात तो सोचने वाली है। तो फिर इस ब्याज के जाल से, जैसा आपने कहा, निकलने का रास्ता क्या है? कहाँ से शुरू करें? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने असली दुश्मन को पहचानना, और वो है ब्याज। ठीक है। इसके लिए क्या करना है, अपने जितने भी लोन चल रहे हैं उन सबका टोटल ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा। आजकल तो कई ऑनलाइन कैलकुलेटर हैं, आसानी से हो जाता है। हाँ, वो तो है। एक लिस्ट बना लें, कौन सा लोन है, कितना अमाउंट है, ब्याज दर क्या है, और कुल कितना ब्याज आप उस पर दे रहे हैं या देने वाले हैं। अच्छा। इससे एकदम साफ हो जाएगा कि कौन सा लोन आपकी जेब पर सबसे भारी पड़ रहा है। वही है आपका पहला टारगेट। ओके, तो दुश्मन पहचान लिया, पर यह जानना क्यों जरूरी है कि जल्दी एक्शन लें, शुरू में ही क्यों ध्यान दें? वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर होम लोन या बड़े लोन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर काम करते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस, वो क्या होता है? इसका मतलब है कि जब आप ईएमआई देना शुरू करते हैं ना, तो शुरू की किस्तों में ज्यादातर पैसा ब्याज चुकाने में जाता है। अच्छा। मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट बहुत कम कटता है। हाँ। तो अगर आप लोन के शुरुआती दौर में ही कुछ एक्स्ट्रा पैसा डाल देते हैं, हाँ। तो वो सीधा आपके प्रिंसिपल को कम करता है और आप भविष्य के ब्याज पर बहुत बचत कर लेते हैं। देर करने से उतना फायदा नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं। हाँ। बाद में एक्स्ट्रा पेमेंट करने पर ब्याज की बचत कम होती है। समझ गया, तो जल्दी एक्शन लेना है। अच्छा, एक तरीका मैंने कहीं सुना था, फ्राइडे अटैक मेथड। ये क्या चीज है? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल ट्रिक है, कह सकते हैं। साइकोलॉजिकल कैसे? इसमें आप हर महीने एक बड़ी एक्स्ट्रा पेमेंट करने के बजाय हर हफ्ते, जैसे मान लीजिए हर शुक्रवार को, एक छोटी सी फिक्स रकम, शायद 500 रुपए या 1,000 रुपए, सीधा अपने सबसे महंगे वाले लोन में डाल देते हैं। हर हफ्ते? हाँ। इससे होता यह है कि एक तो आप लगातार एक्शन में रहते हैं, दूसरा वो हर हफ्ते छोटी सी पेमेंट करने से ना एक जीत का एहसास होता है। अच्छा, एक मोमेंटम बना रहता है। बिल्कुल। वो साइकोलॉजिकल बूस्ट देता है। लगता है कि हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। महीने में एक बार बड़ी रकम देने से शायद उतना महसूस ना हो, और ये आदत बनाने में भी मदद करता है। सुनने में तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है ये। छोटी शुरुआत, लगातार एक्शन। हाँ। और लोन चुकाने की जो बड़ी स्ट्रैटेजीज होती हैं, जैसे वो स्नोबॉल और एवलांच, जी, उनमें क्या फर्क है? हाँ, ये दो मेन तरीके हैं। पहला है डेट स्नोबॉल। स्नोबॉल, बर्फ का गोला। हाँ, कुछ वैसे ही समझ लीजिए। इसमें आप सबसे पहले उस लोन को टारगेट करते हैं जिसका अमाउंट सबसे कम है, भले ही उसकी ब्याज दर ज्यादा न हो। अच्छा, सबसे छोटे वाले को पहले खत्म करना। हाँ, जैसे ही वो छोटा लोन खत्म होता है, आपको एक क्विक विन मिलती है, एक मनोवैज्ञानिक जीत। इससे हौसला बढ़ता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। फिर उस लोन की ईएमआई का पैसा अगले सबसे छोटे लोन में डाल देते हैं। ओके, तो ये मोटिवेशन के लिए अच्छा है। बिल्कुल। और दूसरा तरीका है डेट एवलांच। एवलांच मतलब पहाड़ से गिरती बर्फ? हाँ, बिल्कुल। इसमें लॉजिक थोड़ा अलग है। यहाँ आप अमाउंट नहीं देखते, आप ब्याज दर देखते हैं। सबसे ज्यादा ब्याज दर वाले लोन पर आप सबसे पहले अटैक करते हैं। अच्छा, चाहे वो बड़ा लोन ही क्यों ना हो? हाँ, गणित के हिसाब से देखें तो इस तरीके से आप लंबे समय में ब्याज पर सबसे ज्यादा पैसा बचाते हैं, क्योंकि आप सबसे महंगे लोन को जल्दी खत्म कर रहे हैं। तो एक में मोटिवेशन ज्यादा है, दूसरे में पैसों की बचत ज्यादा। सही कहा। अब किसी के लिए कौन सा तरीका बेस्ट है, ये उनकी अपनी पर्सनैलिटी और सिचुएशन पर डिपेंड करता है। किसी को जल्दी जल्दी जीत चाहिए होती है, तो कोई प्योर मैथ्स देखता है। बात तो सही है, लेकिन सिर्फ लोन चुकाने पर ही फोकस करना काफी है, या फिर आमदनी बढ़ाने के बारे में भी सोचना चाहिए? अरे, ये तो बहुत ही जरूरी पॉइंट उठाया आपने। सिर्फ खर्चे कम करना या ईएमआई चुकाते रहना ही काफी नहीं है। हाँ। आमदनी बढ़ाना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है।
एक थंब रूल जैसा बना सकते हैं। कैसा रूल? कोशिश करें कि आपकी महीने की कुल आमदनी आपकी सारी ईएमआईज मिलाकर जो टोटल बनता है उसका कम से कम 3 गुना हो। 1.3 का रेशियो। ओके, इनकम ईएमआई से 3 गुना। हाँ, इसके लिए आपको साइड में कुछ काम शुरू करना पड़ सकता है, कोई पार्ट टाइम जॉब, फ्रीलांसिंग, कोई ऑनलाइन बिजनेस, आजकल ऑप्शंस बहुत है, या फिर अपनी मौजूदा जॉब में ही प्रमोशन या सैलरी हाइक के लिए कोशिश करना। साइड हसल मतलब? एग्जैक्टली। इनकम का पाइपलाइन बढ़ाना बहुत जरूरी है। और मान लीजिए किसी के पास कई सारे लोन चल रहे हैं, छोटे छोटे कई लोन, खासकर क्रेडिट कार्ड वाले, जिनका ब्याज बहुत ज्यादा होता है। मन सिचुएशन है, क्रेडिट कार्ड का ब्याज तो बहुत ही ज्यादा होता है। तो ऐसे में क्या करें? उसके लिए एक ऑप्शन होता है डेट कंसोलिडेशन या ईएमआई कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब सबको मिला देना? हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है कि आप अपने सारे छोटे छोटे ज्यादा ब्याज वाले लोन, जैसे क्रेडिट कार्ड का बकाया, कोई छोटा पर्सनल लोन, इन सबको चुकाने के लिए एक बड़ा लोन ले लेते हैं। एक नया लोन? हाँ, लेकिन ये लोन कम ब्याज दर वाला होना चाहिए। जैसे कोई सिक्योर्ड लोन हो सकता है, जैसे प्रॉपर्टी पर लोन, या फिर एक ठीक ठाक रेट वाला पर्सनल लोन। अच्छा, उससे क्या फायदा होगा? 2 फायदे। एक तो आपको अलग अलग कई सारी ईएमआई याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ईएमआई देनी होगी, हिसाब रखना आसान। हाँ, वो तो है। और दूसरा, अगर आपने समझदारी से कम ब्याज वाला लोन चुना है तो आपका ओवरऑल ब्याज का बोझ कम हो सकता है। लेकिन इसके लिए तो शायद क्रेडिट स्कोर अच्छा होना जरूरी होगा। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। अच्छा क्रेडिट स्कोर होगा तभी आपको बेहतर शर्तों पर कंसोलिडेशन लोन मिलेगा। और लोन लेने से पहले अलग अलग बैंकों या एनबीएफसीज के ऑफर्स को कंपेयर करना भी बहुत जरूरी है। ये तो हुई फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज। इनके साथ साथ अपनी रोजमर्रा की आदतों और लाइफस्टाइल में भी कुछ बदलाव लाने पड़ते होंगे। अरे बिल्कुल, बिना उसके तो बात बनेगी ही नहीं। इसे आप एक तरह का लाइफस्टाइल लॉक कह सकते हैं। लाइफस्टाइल लॉक मतलब कुछ समय के लिए, जब तक आप कर्ज के जाल से बाहर नहीं निकल जाते, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा कंट्रोल करना, गैर जरूरी खर्चे, खासकर सब्सक्रिप्शंस वगैरह, इन पर रोक लगाना। हाँ, वो छोटे छोटे सब्सक्रिप्शंस मिलके काफी बड़ा अमाउंट बन जाते हैं। बिल्कुल। और एक फाइनेंशियल ऑडिट करना भी बहुत फायदेमंद होता है। फाइनेंशियल ऑडिट जैसे कंपनियों का होता है? हाँ, पर ये पर्सनल लेवल पर, मतलब अपने बैंक स्टेटमेंट्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स को ध्यान से देखना कि पैसा जा कहाँ रहा है। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि कहाँ कहाँ छोटे छोटे लीक्स हो रहे हैं। मनी लीक्स पहचानना। हाँ, और एक और चीज, पेमेंट्स को ऑटोमेट कर देना। ऑटोमेट? हाँ, मतलब ईएमआई की पेमेंट ऑटो डेबिट पर लगा दे, ताकि कभी भूलने या देर होने का चांस ही ना रहे। लेट फीस और पेनल्टी से बचना भी जरूरी है। सही बात है। और अगर कभी अचानक से कहीं से पैसा आ जाए, जैसे बोनस मिल गया या कोई गिफ्ट मिल गया। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जब भी ऐसा कोई विनफॉल गेन हो, मतलब अचानक पैसा मिले, तो उसका एक बड़ा हिस्सा, मैं तो कहूंगी कम से कम 50 से 70% सीधा अपने सबसे महंगे वाले लोन को चुकाने में लगा देना चाहिए। पूरा एंजॉय करने के बजाय। देखिए, थोड़ी खुशी जरूर मनाइए, लेकिन बड़ा हिस्सा कर्ज कम करने में लगाना लॉन्ग टर्म में ज्यादा खुशी देगा। बात तो पते की है। तो मतलब कुल मिला के ये समझ आ रहा है कि कर्ज से मुक्ति पाना बिल्कुल मुमकिन है। बस एक सही प्लान, थोड़ा अनुशासन और सही माइंडसेट। हाँ, सही माइंडसेट चाहिए। ये सिर्फ पैसे लौटाने की बात नहीं है, ये अपनी फाइनेंशियल आजादी, अपनी मानसिक शांति वापस पाने जैसा है। बिल्कुल। शायद एक कर्ज मुक्ति की तारीख, एक डेडलाइन तय कर लेना भी मोटिवेशन दे सकता है ना? हाँ बिल्कुल, एक लक्ष्य सामने होता है तो फोकस बना रहता है। अच्छा, तो जाते जाते कोई आखिरी सलाह? देखिए, सबसे जरूरी बात जो मैं कहना चाहूंगी वो ये है कि ये सिर्फ नंबरों का या पैसों का खेल नहीं है। ये आपकी सोच, आपके माइंडसेट को बदलने की बात है। माइंडसेट शिफ्ट। हाँ, अपनी पुरानी गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। खुद से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि आखिर ये कर्ज की नौबत आई ही क्यों? क्या कोई ऐसा पैटर्न है मेरे खर्च करने की आदतों में या पैसे को मैनेज करने के तरीके में जो मुझे बार बार इस स्थिति में ला रहा है? रूट कॉज को पहचानना। एग्जैक्टली। उस पैटर्न को पहचानना और उसे तोड़ना, यही वो लेसन है जो सीखना है, ताकि भविष्य में हम दोबारा इस जाल में ना फंसें। सही है। तो बस यही सवाल है सोचने के लिए कि क्या कोई ऐसा पैटर्न है जिसे अब तोड़ने का वक्त आ गया है।